नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, लगातार इसे पसंद कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध, ये रिश्ता और भी प्रगाढ़ हो और भी मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। लॉकडाउन में ढील के बीच मजदूरों का उमड़ा सैलाब, संक्रमण भी बढ़ा। महाराष्ट्र में वेतन कटौती से फैला कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों में गुस्सा। सांस देने वाले उपकरण को वेंटिलेटर बता रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री। यूएई में मुस्लिम विरोधी पोस्ट के चलते एक और भारतीय की नौकरी गई। कोरोना की उत्पत्ति पर भारत समेत 62 देश चाहते हैं निष्पक्ष जांच। तो मित्रों, अब आज शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर लेते हैं। कुछ ढील के बाद लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है और हर तरफ अव्यवस्था दिखाई देने लगी है। सोमवार को हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर गाजियाबाद स्थित रामलीला मैदान में पहुंच गए। ये प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के लिए रवाना होने वाली श्रमिक ट्रेनों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए थे। इस दौरान सरकार की तैयारियां नाकाफ़ी साबित हुई और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। इसी क्रम में गुजरात के राजकोट में भी मजदूरों ने ट्रेन के समय में बदलाव के बाद हंगामा किया और तोड़फोड़ की। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद में भी जमकर पत्थरबाजी हुई। मजदूर घर भेजे जाने की व्यवस्था नहीं की जाने से गुस्साए हुए थे। तो लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है और उसमें तमाम तरह की रियायतें भी दी जा रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरह की अव्यवस्था लगातार फैलती जा रही है। जो पहले लॉकडाउन घोषणा हुई थी उसके बाद से जो प्रवासी मजदूरों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसकी व्यवस्था अभी तक हो नहीं पाई है। मजदूर अफरा तफरी में हैं और पूरे देश में जहाँ जहाँ से भी मजदूर अपने घरों के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ एक अव्यवस्था आपको देख सकती है, आपको अराजकता दिख सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ चढ़कर दंभ के साथ ऐलान करते हैं कि हम सारी व्यवस्था करेंगे, सारे श्रमिकों को उनके घर पहुंचाएंगे, उनको रोजगार देंगे वगैरह वगैरह। जो बड़बोलापन उनमें है वो आपको हर बार देखने को मिल जाता है, लेकिन जब व्यवस्था का मामला आता है तो हर तरफ आपको दिख जाता है कि वो किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की गड़बड़ियां हैं। ये मजदूर जो इकट्ठे हुए गाजियाबाद में वो बता रहे हैं जिन शहरों में कोरोना संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैला है वहाँ की अव्यवस्था की रिपोर्ट बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ठीक ढंग से उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। एक और राज्य है गुजरात, जहाँ हर आए दिन मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें घर भेजे जाने को लेकर, लेकिन वहाँ की सरकार अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं कर पाई है। पीयूष गोयल रेल मंत्री साहब विपक्षी दलों को कोसते रहते हैं, उनकी शिकायत करते रहते हैं, उनकी आलोचना करते रहते हैं कि वो अपने श्रमिकों को भेजने के लिए पर्याप्त ट्रेनें नहीं मांग रहे हैं, जबकि उनके ही अपने बीजेपी शासित राज्यों में जो अव्यवस्था फैली है उस पर वो अपनी ज़ुबान सी कर रखे हुए हैं, सिल कर रखे हुए हैं। अब देखिए कि गुजरात में लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। पिछले 1 महीने से कम 1 दर्जन प्रदर्शन वहाँ हो चुके हैं, मजदूरों के हिंसक भी हो चुके हैं। कोई ठीक से इंतजाम अभी वहाँ की सरकार नहीं कर पाई और जो केंद्र में गुजरात के दिग्गज बैठे हुए हैं वो भी कुछ नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश का मामला भी लगातार उसी तरफ बढ़ रहा है। बिहार में भी कमोबेश यही हालत है, तो ये मध्य प्रदेश में भी यही हालत है। तो जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ जब ये हालत है तो दूसरे राज्यों में जहाँ केंद्र सरकार उस तरह से सहयोग भी नहीं कर रही है तो क्या हालात हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। तो ये बता रहा है कि हम लॉकडाउन को किस तरह से ले रहे हैं, कितनी गंभीरता से ये सरकारें और केंद्र सरकार उसको अमल कर पा रही है, उसको लागू कर पा रही है।
इसका एक और पहलू देखते हैं। लॉकडाउन 4 में कहा गया है कि दुकानें, बाजार और दफ्तर खुल सकते हैं। ये ऐसे समय पर फैसला किया गया है जब बीते रविवार को ही भारत में अब तक के एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। रविवार को भारत में 5,242 नए मामले आए, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि सरकार ने पहला लॉकडाउन तब जब लगाया था तब एक दिन में 100 के आसपास ही मामले आ रहे थे, और जब ढील दी है तो इसकी संख्या 5,000 तक बढ़ चुकी है। क्या ये नहीं बताता कि सरकार की योजना, सरकार की रणनीति जो लॉकडाउन लगाकर वो संक्रमण को कंट्रोल करना चाहती थी वो फेल हो गई है। कोरोना वायरस का संक्रमण जो पहले शहरों तक सीमित था वो अब गाँव तक फैल गया है। जब 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तब संक्रमण महानगरों और कुछ शहरों तक सीमित था। इसके बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जाता रहा। लॉकडाउन 3 के शुरू होने से पहले करीब 370 ज़िले कोरोना से प्रभावित थे, लेकिन एक पखवाड़े में करीब 550 ज़िले तक ये संक्रमण पहुंच गया है। अब इसमें वे ज़िले भी आ गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, यानी अब कोरोना का संक्रमण गांवों तक पहुंच गया है जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं के बराबर हैं। संक्रमण की इस रफ्तार से कल यानी 19 मई को देश में संक्रमित मामलों की संख्या 1 लाख के पार चले जाने की आशंका है। मृतकों की संख्या भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। तो ये बता रहा है कि सरकार ने जो रणनीति बनाई थी और जो अपनी बार बार शाबाशी खुद को देती है, खुद की पीठ ठोकती है और फर्जी सर्वे करवा के देश विदेश में अपने को महान बनाने की और सफल बनाने की और बताने की एक कोशिश करती रहती है, उसकी असलियत क्या है। लगातार ये लॉकडाउन में संख्या बढ़ती रही तो लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ, और जब संख्या 5,000 से ऊपर चली गई है तब लॉकडाउन को हटाने, उसमें ढील देने के अंजाम क्या होंगे आप समझ सकते हैं। अब और भी बड़े पैमाने पर देश भर से, खासतौर से रेड जोन से मजदूर जब अपने अपने गांव, शहर, प्रदेश में जा रहे हैं तो सोचिए किस पैमाने पर वो संक्रमण लेकर जा रहे होंगे और उसका क्या असर उन राज्यों पर पड़ने वाला है। तो आने वाले महीने 2 महीने बहुत ही भयानक हो सकते हैं। जिस तरह की रिपोर्ट आ रही हैं, जिस तरह का संक्रमण का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, जिस तरह से सरकारें उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। केंद्र सरकार नाकाम साबित हुई है प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में समय पर भेजने में। एक तो जो 3-4 घंटे की नोटिस पे लॉकडाउन दिया था वो एक ऐसी हिमालयी भूल है जिसने संक्रमण से लड़ाई में हमें सबसे ज़्यादा फिसड्डी साबित किया है। भले ही सरकार ये कहती रहे कि उसने सबसे पहले लॉकडाउन करके उसको रोक दिया, लेकिन अब जो ट्रेंड दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जब लॉकडाउन लगना चाहिए था तब लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, और जब शुरुआती तैयारी के बाद धीरे धीरे कंट्रोल किया जाना था, कुछ जहां पर संक्रमण के मामले थे वहां पर लॉकडाउन लगा के केवल कंट्रोल किया जा सकता था, अर्थव्यवस्था को नुकसान कम से कम हो सकता था, उस मामले में उसने कोई समझदारी नहीं दिखाई। तो ये अब पूरे देश को इस लॉकडाउन 4 के दौरान और उसके बाद भुगतना पड़ेगा। संक्रमण की एक जो लहर आ रही है उससे जूझना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और ख़ास तौर पर तब जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण पहुंच रहा है जहां पर न डॉक्टर हैं, न अस्पताल हैं, न नर्स हैं और न ही कोई वेंटिलेटर वगैरह की व्यवस्था है। बहुत ही ख़तरनाक समय में हम आज 18 तारीख को एंटर कर रहे हैं। ये तारीख आपको याद रखनी चाहिए। ये लॉकडाउन 4 की तारीख है और लॉकडाउन को ढील देने की तारीख है और लॉकडाउन में पीछे जाने की तारीख है। और आइए मित्रों, अब आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको ज़रूर क्लिक करें। ये हमारे आपके संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की एक कवायद है जो हम चाहते हैं कि आप करें। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। तो आइए अब अगली खबर लेते हैं। कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर दी है। कुछ विभागों में ये कटौती 50% तक की है। इस वजह से बृहन मुंबई महानगर पालिका की ओर से चलाए जाने वाले अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल कर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल अफसरों की एसोसिएशन की उत्तरी इकाई के अध्यक्ष
जरमान सिंह पदवी ने मुंबई मिरर से कहा, मैं 20 साल से स्वास्थ्य विभाग में मेहनत के साथ काम कर रहा हूं। मार्च के महीने में मेरी सैलरी 50% काट ली गई और अभी तक अप्रैल की सैलरी नहीं मिली है। पदवी ने कहा कि एक और हमें कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन योद्धा, कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है और दूसरी ओर हमें सैलरी कम मिल रही है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के पास इस समय इतना समय नहीं है कि वे विभाग या सरकार के साथ इस मुद्दे पर संघर्ष कर सकें। इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सैनिक ने कहा कि सभी विभागों के सभी कर्मचारियों की सैलरी में मार्च से ही कटौती की जा रही है। अब ये तमाम राज्य सरकारों को देखना चाहिए कि इस समय वे लोग जो कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, तमाम तरह के जोखिम ले रहे हैं, दिन रात मरीज़ों की सेवा में लगे हुए हैं, उनको किस तरह से उनके मनोबल को बढ़ाए रखा जा सके, उनकी वेतन में इस तरह की कटौती न की जाए जिससे वो अपने आप को असुविधा में महसूस करने लगें, उनका मनोबल गिर जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। हम समझ रहे हैं कि राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है इस कोरोना संकट की वजह से, क्योंकि सारी आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं। उनके पास जो टैक्स आता था वो भी नहीं आ रहा है, जिसके बल पर पूरी सरकार चलती है और सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाती है। तो वो एक आय का स्रोत बंद हो गया है, जिसकी वजह से तमाम राज्य इस संकट से जूझ रहे हैं और सैलरी में कटौती कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी प्राथमिकता पर ध्यान देना पड़ेगा राज्य सरकारों को कि इस समय किनकी सैलरी को काटा जाना चाहिए और किनकी सैलरी को नहीं काटा जाना चाहिए, या किनकी सैलरी को में कटौती थोड़ा कम करके काम चलाया जा सकता है। ये प्राथमिकताएं देखनी पड़ेगी तमाम राज्य सरकारों को। अब अगली खबर लेते हैं। पिछले महीने गुजरात में बने वेंटिलेटर्स की चर्चा पूरे देश में हुई थी। इन वेंटिलेटर का उद्घाटन करने के लिए खुद राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 4 अप्रैल को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में गए थे और उन्होंने कहा था कि ये वेंटिलेटर अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अहमदाबाद मिरर के मुताबिक अब पता चला है कि दरअसल ये वेंटिलेटर ही नहीं है, बल्कि सिर्फ सांस देने वाले उपकरण हैं। इन वेंटिलेटर्स को गुजरात की राजकोट की कंपनी ज्योति CNC ने बनाया है। सच्चाई सामने आने के बाद राज्य सरकार को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच इन मशीनों को राज्य के कई सरकारी अस्पतालों में लगाया जा चुका है। वेंटिलेटर्स को धमड़ 1 का नाम दिया गया है और इसे बनाने वाले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अपने यार दोस्त हैं। तब रूपाणी ने कहा था कि ज्योति CNC ने 10 दिन में ही वेंटिलेटर बना दिया है। उन्होंने कहा था कि गुजरात के ही उद्यमी पराक्रम सिंह जडेजा और उनकी टीम ने इस मेक इन इंडिया वेंटिलेटर को बनाया है। वरिष्ठ अफसर ने अहमदाबाद मिरर से कहा कि ये मशीन वेंटिलेटर नहीं है, ये एक मशीनीकृत एम्बू बैग है, यानी सांस देने की एक मशीन है, उपकरण है। जब किसी मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे एम्बू बैग के जरिए बनावटी सांस दी जाती है और इस मशीन से ऑक्सीजन का सोर्स जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसे वेंटिलेटर कतई नहीं कहा जा सकता। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने अहमदाबाद मिरर से कहा, यह बेहद चिंता का विषय है। इस बारे में सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग के प्रमुख के हवाले से 15 मई को पत्र लिखकर कहा था कि वेंटिलेटर कोरोना के मामले में सही नतीजे नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे बनाने वाली कंपनी के निदेशक कौन है और उन्होंने बीजेपी को कितना फंड दिया है, इस बारे में भी जांच होनी चाहिए। तो ये जो वेंटिलेटर का पूरा मामला है गुजरात का, एक तो पूरा फर्जी मामला है, फ्रॉड है और फिर एक स्कैंडल भी है कि कैसे विजय रूपाणी के अपने मित्र दोस्तों को ये ठेका दिया गया होगा, कैसे उन्होंने पूरी सरकार को और पूरे प्रशासन तंत्र को बेवकूफ़ बनाया, तमाम हॉस्पिटल में ये उपकरण बेच दिए ये कह के कि वेंटिलेटर हैं, और ख़ुद मुख्यमंत्री के सलाहकार, उनका पूरा जो महकमा होता है, उनको भी पता नहीं था कि वेंटिलेटर्स और एम्बू बैग में क्या फ़र्क होता है। यानी पूरी सरकार ऐसा लगता है कि मूर्खों की सरकार है, जिसे एक छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी नहीं है और इतने बड़े बड़े बड़बोलेपन के साथ इसको प्रस्तुत किया गया था जैसे देश में बड़ी क्रांति हो गई हो। बहुत बड़ी खोज कर दी है अहमदाबाद की इस कंपनी ने, और आप तो जानते हैं कि अहमदाबाद और गुजरात ही पूरा देश हो गया है आजकल। तो गुजरात के अधिकारी, गुजरात के ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन, सब हर जगह वही पूरे हिंदुस्तान में हावी होते जा रहे हैं और उन्हीं का ये दिया हुआ एक उपहार है
मूर्खतापूर्ण जिसे पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना और अब विजय रूपाणी उस पर शर्मिंदा हो रहे होंगे। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी नहीं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे फ्रॉड वहाँ हो रहे हैं पिछले 15-20 सालों से लगातार, जिन पर पर्देदारी होती रही है और जो यार दोस्त हैं सरकार के में रहने वाले लोगों के परिचित हैं, संबंधी हैं, उनको इस तरह की मौके मिलते रहे हैं पैसे बनाने के और इसकी खबरें बार बार आती भी रही हैं। ये तो एक ताज़ा मामला है जो कोरोना संकट के दौरान आम लोगों से धोखेधड़ी की वजह से सामने आया है। तो आप सोच सकते हैं कि गुजरात का हाल क्या है। मज़दूर परेशान है, मरीज परेशान है, संख्या बढ़ती जा रही संक्रमण की और सरकार इस तरह के फ्रॉड में संलग्न है। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। यूएई में एक और भारतीय को इस्लामोफोबिक यानी मुस्लिम विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ब्रिज किशोर नाम के एक व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुसलमानों को कोरोना फैलाने वाला बताया था और दिल्ली दंगे को एक दैवीय न्याय, डिवाइन जस्टिस कहा था कि ये भगवान ने न्याय किया है दंगे करवा के और लोगों को मरवा के न्याय बताया था, जिसके बाद ब्रिज किशोर को बिना किसी नोटिस दिए ही नौकरी से निकाल दिया गया। ब्रिज किशोर स्टीफन रॉक नाम की खनन कंपनी में काम करते थे। बता दें इससे पहले भी इसी महीने 3 भारतीयों को इसी तरह की मुस्लिम विरोधी पोस्ट के लिए नौकरी से निकाला जा चुका है। इसको लेकर भारतीय राजदूत पवन कपूर भी भारतीयों को चेतावनी दे चुके हैं। ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है हिंदुस्तान और गल्फ के देशों में, खाड़ी के देशों ने बार बार ये चिंता प्रकट की है कि भारत में मुसलमानों के साथ व्यवहार ठीक से नहीं हो रहा है, भारत में इस्लामोफोबिया फैल रहा है, भारत में मीडिया इस्लामोफोबिया फैला रहा है। उन्होंने चैनलों को नाम लेकर बाकायदा इनको बैन करने की मांग की है, उन लोगों को पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है जो इस तरह की हरकतों में संलग्न हैं। तो पूरे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, खाड़ी के देश खासतौर पर जहां लाखों भारतीय काम करते हैं, वहां भी ये जो इस्लामोफोबिया है वो पहुंच गया है। वहां भी हमारे यहाँ जिस तरह के हिंदुत्ववादी संगठन हैं उनमें से कुछ वहाँ भी सक्रिय हैं, वो भी इन मज़दूरों को भड़का रहे होंगे और उस उत्साह में वो भी इस तरह की पोस्ट डालकर इस तरह से अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है, उनको देश निकाला भी जा सकता है और जेलों में भी ठूंसा जा सकता है। तो वहाँ के देश अब इस मामले में स्पष्ट है कि समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, उसको अनदेखा करने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई व्यक्ति दिल्ली दंगों को दैवीय न्याय बताने लगे तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता कितनी घटिया होगी और जो मुसलमानों पर सीधे सीधे आरोप लगा रहा हो कि वो कोरोना फैला रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अब ये तो सब खुले में आ चुका है। तब इस तरह की चीज़ें होंगी तो जाहिर है कि कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। ना भारत को बर्दाश्त करना चाहिए, ना दूसरे देशों को बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि कोरोना से लड़ाई ही अपने आप में एक बड़ी लड़ाई है और उसमें एक दूसरी लड़ाई छेड़ दी जाए जो नफ़रत और हिंसा फैलाती हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे सरकार की भी जिम्मेदारी है, हमारे जो वहाँ दूतावास हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ के भारतीयों को फिर से सावधान करें, उनको बताएं कि उन्हें दूसरे देशों में किस तरह से पेश आना है और कहीं भी रहें। दूसरे देश का मसला नहीं है कि इस तरह से किसी धर्म के खिलाफ़, किसी धर्म को मानने वालों के खिलाफ़ इस तरह की पोस्ट डालने का नतीजा क्या हो सकता है, चाहे वो हिंदुस्तान में रहें चाहे किसी और देश में रहें। ये बहुत ज़रूरी है लोगों को इस तरह के समझदारी पैदा की जाए, उनको सावधान किया जाए। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। भारत भी उन 60 से अधिक देशों के साथ शामिल हो गया है जो कोरोना वायरस के स्रोत को लेकर एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में सोमवार से 2 दिन का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित कर रहा है। अमेरिका के अलावा जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश कोरोना वायरस फैलने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब इसको लेकर भारत समेत दुनिया के 62 देशों ने चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन से सवाल किए हैं। ये सभी देश निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। यूरोपीय संघ ने एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है जिसका कई देश समर्थन कर रहे हैं। ये सभी देश इस बात का जवाब चाहते हैं कि कोरोना वायरस आखिर कैसे और किस तरह से इंसानों तक पहुंचा, WHO ने इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए और उसकी भूमिका क्या रही। तो WHO की भूमिका पर अमेरिका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रहार करते रहे हैं, क्योंकि उनकी घरेलू राजनीति का मसला है। उनको चुनाव लड़ना है और चुनाव में एक दुश्मन खड़ा करना है, और चीन को दुश्मन खड़ा करके कभी वो चाइनीज़ वायरस का नाम लेते हैं, कभी ये कहते हैं कि ये वुहान की एक लेबोरेटरी में पैदा हुआ था। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक और इस तरह के मामलों के विशेषज्ञ कह चुके हैं कि इस तरह का वायरस किसी लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। बहरहाल चूँकि उन्होंने शंका खड़ी कर दी है और चूँकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी मसला है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक युद्ध का भी मसला है, इसलिए अमेरिका और उसके जो साथी देश हैं यूरोप के, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। भारत के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इस तरह की मुहिम का हिस्सा बने। वो बन रहा है क्योंकि वो भी धीरे धीरे अमेरिका का पिछलक्कू बन रहा है, अमेरिका परस्ती हमारी सरकार में हावी हो गई है, इस वजह से वो भी इस मुहिम का हिस्सा बन रहा है, वरना इसमें शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, जांच हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये चीन सरकार को साबित करना है और जांच एजेंसी को देखना है कि सचमुच में वो जो आरोप लग रहे हैं वो उनमें कोई सच्चाई है कि नहीं है। सच का दूध और पानी का पानी हो जाए ये और भी अच्छा है, लेकिन इससे जाहिर है कि ज़्यादा संभावना यही है कि डोनाल्ड ट्रंप का ही नुकसान हो। अगर ये जांच कमेटी ये निष्कर्ष निकालती कि ऐसा कुछ नहीं था, तो उनको चुनाव में और भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये पासा उनका उल्टा पड़ सकता है और जाहिर है कि वो चीन के लिए और भी बड़ी जीत होगी। विश्व के स्तर पर उसकी अपनी लीडरशिप को और भी अच्छे से स्थापित कर सकेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि चीन ने शुरुआती दिनों में लापरवाही की, देरी की और शायद कुछ मामले को छिपाने की भी कोशिश की होगी उस दौरान। तो ये जो चीन ने कोरोना से लड़ने में जो लापरवाहियाँ की होंगी वो तो निकल कर आएंगी, लेकिन क्या उसने जानबूझकर इस वायरस को बनाया और फैलाया, ये जो आरोप है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये शायद साबित नहीं हो पाएगा। बहरहाल अच्छा है, इसमें इस जांच को सपोर्ट करने वाले में 3 सुरक्षा परिषद के जो मेंबर हैं, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, वो भी शामिल है। अमेरिका इस मुहिम में शामिल नहीं है जानबूझकर, वो तो WHO से एक तरह से फंड विड्रॉ करके अलग ही हो गया था, तो उसने जानबूझकर अपने आप को अलग रखा होगा ताकि ये न लगे कि अमेरिका इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन वो पर्दे के पीछे से इसमें खेल रहा होगा। तो मित्रों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको आज का ये अंक अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी सुनिए सच में बड़ी खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें